बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया में इसराइल का हमला, हिजबुल्लाह और ईरानी एडवाइजर्स को निशाना बनाने का दावा। दमिश्क ने कहा दुश्मन के हमलों का जवाब दिया गया। यमन बहरान पर स्वीडन बातचीत खतरे में, अल-हूसियों ने कहा दिलचस्पी नहीं रखते, एतमाद पैदा करने वाले कदम नहीं उठाए गए। ईरान जंगों को हवा दे रहा है, अमेरिका ने लगाया इल्जाम, कहा पाबंदियों से काम नहीं बना तो फौजी कार्रवाई करेंगे। थेरेसा में अर्जेंटाइन में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगी, कहा यमन जंग और खशोगी कत्ल का मसला उठाएंगी। खशोगी कत्ल और यूक्रेन बहरान के बीच ब्यूनस आयर्स में G20 कॉन्फ्रेंस शुरू, मोदी ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स कई गुना बढ़ गए, सरकारी फिगर्स के हवाले से रिपोर्ट जारी। दिल्ली में मुल्क भर के किसानों ने किया मोदी हुकूमत से नाराजगी का इजहार, राहुल गांधी ने कहा फ्री गिफ्ट नहीं हक मांग रहे हैं, कई अपोजिशन लीडर्स की शिरकत। अजहरुद्दीन को तेलंगाना कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, साबिक क्रिकेटर की नजरें सिकंदराबाद हल्के पर टिकी हैं। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सीरिया की फौज ने दमिश्क के करीब एक इसराइली हमले के बाद दुश्मन के टारगेट्स को निशाना बनाने का दावा किया। सीरियन ओहदेदारों ने बताया कि दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया गया। फौजी ओहदेदारों के हवाले से सरकारी मीडिया में कहा गया कि सरकारी फौज ने दुश्मन के हमलों का जवाब दिया। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि इसराइल के एक जंगी हवाई जहाज को मार गिराया गया, बाद में इसकी तस्दीक नहीं की गई। बताया गया कि यह झड़प दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब जुमेरात की रात कस्वा टाउन के पास हुई। सरकारी मीडिया में कहा गया कि सीरियन एयर डिफेंस ने कम से कम 5 मिसाइल्स को तबाह किया। इससे पहले इस्राएली मीडिया में दावा किया गया था कि इस हमले में ईरान के एडवाइजर्स और हिजबुल्लाह के फाइटर्स को टारगेट किया गया। इसराइल सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह की मौजूदगी से काफी डरा हुआ है। जब से गोलान पहाड़ियों के करीब के सूबों में बागियों को शिकस्त हुई, इसराइल की परेशानियां और बढ़ गई हैं। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि गोलान पहाड़ियों के इलाके में सीरिया के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल पाए गए। इसराइली फौज ने कहा कि यह खबरें गलत हैं कि इसराइल के जंगी हवाई जहाज को मार गिराया गया। अल-हूसियों ने इशारा दिया है कि वो यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से होने वाली बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखते। अंसारुल्लाह तहरीक के तर्जुमान ने स्वीडन में बातचीत से पहले ये बात कही। ये बात एक ऐसे वक्त सामने आई जब सऊदी अरब और इत्तेहादियों ने यमन में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। अरबी जबान के यमनी अखबार अल-तौरा को इंटरव्यू देते हुए अब्दुलसलाम ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्थ ने कोई ठोस पहल नहीं की है और वो एतमाद साजी के कदमों पर अमलावरी में नाकाम हो गए हैं। ये बातचीत अगले हफ्ते स्टॉकहोम में शुरू होने वाली थी। अल-हूसियों और उनके इत्तेहादियों ने सऊदी अरब के नजरान इलाके में हमले किए। बताया गया कि सऊदी इत्तेहाद के हमलों के जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल से कार्रवाई की गई। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल ने अल-हूसी ओहदेदारों के हवाले से बताया कि बदर 1 और दूसरे मिसाइल्स के जरिए जवाबी कार्रवाई की गई। अल-हूसियों के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि मुल्क के जुनूब के इलाकों को सऊदी अरब और यूएई की जारे ताकतों और अलहदगी पसंदों के शिकंजे से आज़ाद कराया जाएगा। अल-हूसियों के सीनियर लीडर महदी अल-मशहदी ने बताया कि बरतानिया से यमन की आज़ादी की 55वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस मौके पर वो अज़्म करते हैं कि इन इलाकों को आज़ाद कराया जाएगा।
ईरान से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे ब्रायन हुक ने कहा कि ईरान यमन में अलहूसियों की मदद करते हुए खित्ते की सिक्योरिटी मुतासर कर रहा है। मिलिटेंट तंजीमों के लिए ईरान की मदद के बारे में ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान अपने एजेंट्स और अपने लश्करों को और ज्यादा हथियार दे रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अमरीका के पास ताज़ा सबूत मौजूद हैं। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां उस वक्त तक लगी रहेंगी जब तक ईरान अपना रवैया नहीं बदलता। इस मौके पर यमन में तबाह किए गए हथियारों का मलबा पेश किया गया। ऐसा दावा किया गया कि ये हथियार ईरान में बने हैं। यमन से मुताल्लिक अमरीकी सफीर ने भी ईरान पर इल्जाम लगाया कि वो इलाके में जंगों को हवा दे रहा है। अमरीकी सफीर मैथ्यू क्यूलर ने इल्जाम लगाया कि ईरान मिडल ईस्ट की लड़ाई में जलती पर तेल छिड़कने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका इलाके में अपने मफादात की हिफाजत करेगा। उन्होंने कहा कि हम ईरान को ऐसी बड़ी ताकत की हैसियत से देखते हैं जो इस्तेहकाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते में बदअमनी फैला रहा है, हर जगह गड़बड़ करा रहा है, जिनमें बहरीन, यमन, लबनान, सीरिया वगैरह शामिल है। उन्होंने कहा कि अरब जमीन पर ईरान का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बरतानिया के ओहदेदारों ने कहा कि G20 चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर वजीर आजम थेरेसा मे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगी। इस मौके पर वो जमाल खशोगी के कत्ल और यमन की सूरत हाल का मसला उठाएंगी। थेरेसा मे ने ब्यूनस आयर्स जाते हुए फ्लाइट में रिपोर्टर्स को बताया कि मैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बातचीत का इरादा रखती हूँ। मैं उन्हें पैगाम दूंगी जो बिल्कुल साफ होगा और सिर्फ जमाल खशोगी का नहीं बल्कि यमन का मसला भी उठाया जाएगा। जो कुछ हुआ है हम उसकी साफ सुथरी और मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। यमन के बारे में हम फिक्रमंद हैं। खासतौर पर यमन की इंसानी सूरत हाल काफी बिगड़ गई है। यमन बहरान का सियासी हल है और हम इस बात की हौसला अफजाई करते रहेंगे कि इस मसले का सियासी हल निकाला जाए। कनाडा ने 18 सऊदी शहरियों के खिलाफ जमाल खशोगी कत्ल केस की वजह से पाबंदियां लगाई हैं। लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम ने कहा कि मिडल ईस्ट में अमेरिका अपनी खोई हुई ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह कोशिश नाकाम साबित होगी। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी शेख नईम कासिम ने तेहरान में लेबनान के स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ मिलकर खित्ते में अपनी ताकतें और अपना खोया हुआ मकाम बहाल करने की कोशिश कर रहा है। शेख कासिम ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमन के लोगों का कत्लेआम करने के लिए सऊदी अरब को मिसाइल दे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि लेबनान में अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी गई और हाल ही में गाजा में भी इसराइल को शिकस्त दी गई। अर्जेंटाइन के दारुल ब्यूनस आयर्स में दुनिया की 20 बड़ी मौशी ताकतों के लीडर्स की मीटिंग शुरू हुई। यह चोटी कॉन्फ्रेंस हफ्ते को भी जारी रहेगी। यह कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हो रही है जब यूक्रेन बहरान की वजह से रशिया और मगरबी मुल्कों के बीच तनाव पाया जाता है। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील, सीरिया जंग, यमन जंग, जमाल खशोगी कत्ल और दूसरे मामलात की वजह से भी आलमी सियासत में हलचल मची हुई है। G20 कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जिन पर खशोगी कत्ल के हवाले से इल्जामात लगे हैं। इसके अलावा यमन जंग की वजह से भी सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान पर काफी दबाव है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत में G20 समिट के मौके पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मौके पर सिक्योरिटी, एनर्जी, इंडस्ट्री और दूसरे शोबों में ताउन के बारे में बातचीत हुई। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने बताया कि दोनों लीडर्स के दरमियान हिंदुस्तान को तेल की सप्लाई के बारे में बात हुई। ये मुलाकात अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत में क्राउन प्रिंस के बंगले पर हुई। SPA न्यूज एजेंसी ने कहा कि दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात और अलग अलग शोबों में ताउन के बारे में बातचीत की, जिनमें ज़राअत, मईशत, तहजीब और टेक्नोलॉजी भी शामिल है। क्राउन प्रिंस ने सोलर एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी की तजवीज से इत्तेफाक किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G20 के मौके पर ब्रिक्स मुल्कों के लीडर से भी मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने जुमे को G20 समिट से खिताब भी किया। मोदी जुमे को चाइना के सदर जी जिनपिंग से भी मिले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन बहरान की वजह से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से G20 के मौके पर मुलाकात कैंसिल कर दी। यूरोप के कई लीडर्स ने रशिया के साथ तनाव में खुलकर मैदान में आने की दरखास्तों को रद्द कर दिया। इससे पहले यूक्रेन की हुकूमत ने नाटो से कहा था कि वो यूक्रेन की हिफाजत के लिए समंदरी जहाज भेजें। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इसके जवाब में उल्टा यूक्रेन से कहा कि वो समझदारी का रवैया अपनाए। रशिया के खिलाफ नई पाबंदियों के बारे में भी यूरोपीय मुल्कों के बीच एक राय नहीं है। खबर है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान इस मसले को हल करने के लिए मुसालहतकार या मीडिएटर का रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस सिलसिले में रशिया और यूक्रेन के लीडर से टेलीफोन पर बातचीत की। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि इस हफ्ते के शुरू में अफगानिस्तान में अमरीकी हमलों में कम से कम 23 सिविलियंस हलाक हुए, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। ये हमले हेलमान सूबे में किए गए।
दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। सीरिया में इसराइल का हमला, हिजबुल्लाह और ईरानी एडवाइजर्स को निशाना बनाने का दावा। दमिश्क ने कहा दुश्मन के हमलों का जवाब दिया गया। यमन बहरान पर स्वीडन बातचीत खतरे में, अल-हूसियों ने कहा दिलचस्पी नहीं रखते, एतमाद पैदा करने वाले कदम नहीं उठाए गए। ईरान जंगों को हवा दे रहा है, अमेरिका ने लगाया इल्जाम, कहा पाबंदियों से काम नहीं बना तो फौजी कार्रवाई करेंगे। थेरेसा में अर्जेंटाइन में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगी, कहा यमन जंग और खशोगी कत्ल का मसला उठाएंगी। खशोगी कत्ल और यूक्रेन बहरान के बीच ब्यूनस आयर्स में G20 कॉन्फ्रेंस शुरू, मोदी ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स कई गुना बढ़ गए, सरकारी फिगर्स के हवाले से रिपोर्ट जारी। दिल्ली में मुल्क भर के किसानों ने किया मोदी हुकूमत से नाराजगी का इजहार, राहुल गांधी ने कहा फ्री गिफ्ट नहीं हक मांग रहे हैं, कई अपोजिशन लीडर्स की शिरकत। अजहरुद्दीन को तेलंगाना कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, साबिक क्रिकेटर की नजरें सिकंदराबाद हल्के पर टिकी हैं। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान से मुताल्लिक अमेरिकी नुमाइंदे ने कहा कि अगर अमेरिकी पाबंदियां अमेरिका के मफादात को बचाने में नाकाम रहीं तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। स्टेट डिपार्टमेंट के ईरान से मुताल्लिक एक्शन ग्रुप के ओहदेदार ब्रायन हुक ने कहा कि हमने ईरानी हुकूमत पर यह बात साफ कर दी है कि हम हमारे मफादात को खतरा होने की सूरत में फौजी ताकत इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। वो वाशिंगटन में एक फौजी अड्डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ईरान ने यूरोपीय मुल्कों को वार्निंग दी है कि वो एक नए पेमेंट मैकेनिज्म के बारे में हमेशा इंतजार नहीं कर सकता। ईरान ने कहा कि यूरोपीय मुल्क ईरान के साथ बिजनेस बरकरार रखने के वादों पर अमल करने में नाकाम रहे हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने यह बात कही। यूरोपीय मुल्कों ने ईरान से वादा किया था कि अमरीकी पाबंदियों के बाद उसके साथ तिजारत बरकरार रखने के लिए एक दूसरा पेमेंट सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसे स्पेशल पर्पस व्हीकल का नाम दिया गया, लेकिन इस ताल्लुक से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी दूसरे अरब मुल्कों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात बनाएं। अरबी अखबार अल अरबी अल जदीद ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कही। ऐसे इशारे मिले हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने के लिए जल्द ही अपना मंसूबा पेश करेंगे, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया है। बिन सलमान और सीसी ने हाल ही में काहिरा में मुलाकात की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों लीडर्स इसराइल फलस्तीन मसले को एक ऐसे अंदाज में हल करने की कोशिश करें जिसके बाद अरब मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। इजिप्ट इस सिलसिले में एक छोटी कॉन्फ्रेंस रखने की भी तजवीज़ पेश कर रहा है। फलस्तीनियों ने इस तजवीज़ की मुखालफत की है। इसराइली फौज और पुलिस ने अल-कुद्स यरूशलेम खासतौर पर मस्जिद अक्सा के अतराफ के इलाके में बड़ी तादाद में खुफिया कैमरे लगाने का काम शुरू कर दिया है। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई।
مغربی کنارے کے شہر بیت لحم کے قریب ایک گاؤں میں یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کی کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ ان گاڑیوں پر شہر پسند نعرے بھی لکھ دیے گئے۔ کینیڈا میں مسلمانوں کے خلاف ہیٹ کرائمز کافی بڑھ گئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سب سے زیادہ آبادی والے صوبے انٹاریو میں پچھلے سال ایسے واقعات میں 200% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ سرکاری فیگرز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کیوبک صوبے میں بھی ایسے واقعات کافی بڑھ گئے ہیں۔ 2016 کے مقابلے میں 2017 میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہیٹ کرائمز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ پچھلے سال جنوری میں کیوبک سٹی کی ایک مسجد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 6 نمازی جاں بحق ہوئے تھے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے بتایا کہ افریقہ کے ملک کانگو میں ایبولا وائرس کی وجہ سے کم 198 موتیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 436 کیسوں کا پتہ چلا ہے۔ یہ فیگرز اگست کے بعد سے ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے بتایا کہ ایبولا کی یہ دوسری بڑی لہر ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مدورو نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سخت معاشی پابندیوں کے ذریعے وینزویلا کے عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کا کمپیریزن نازی ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ہٹلر نے یہودیوں پر ظلم کیا تھا، ٹرمپ بھی وینزویلا کے عوام پر ظلم کر رہے ہیں۔ یوکرین میں جہاں مارشل لا لگا ہوا ہے، 16 سے 60 سال کی عمر کے رشین مردوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ انسانی معاملات کے کیسوں میں اس بارے میں چھوٹ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ جنازوں میں شرکت کے لیے آئیں گے انہیں بھی آنے کی اجازت ہوگی۔ اس دوران رشیا نے کہا ہے کہ وہ جوابی قدم اٹھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہانگ کانگ میں ایک بس اور ٹیکسی کی ٹکر میں 5 لوگ ہلاک ہو گئے اور 32 زخمی ہوئے۔ اس بس میں ایک ایئر لائن کمپنی کیتھے پیسیفک کا سٹاف سفر کر رہا تھا۔ مرنے والوں میں 2 عورتیں شامل ہیں۔ پاکستانی روپے کی قدر اب تک کی سب سے نچلی سطح پر چلی گئی ہے۔ $1 کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ 144 ہو گیا۔ جمعرات کو یہ قدر 134 روپے تھی۔ بینک آف پاکستان کے عہدیدار نے بتایا کہ مارکیٹ میں بے چینی ہے جس کا اثر پڑ رہا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ روپے کی قدر میں اس گراوٹ کی وجہ قرض حاصل کرنے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF سے عمران خان حکومت کی بات چیت ہے۔ حال ہی میں عمران خان حکومت نے IMF سے بیل آؤٹ پیکیج مانگا ہے۔ سابق ہندوستانی کرکٹر محمد اظہر الدین کو تلنگانہ کانگریس کا ورکنگ پریزیڈنٹ بتایا گیا ہے۔ اظہر الدین اگلے سال کے لوک سبھا الیکشنز میں سکندرآباد سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کی طرف سے کئی فیصلوں کا اعلان کیا گیا۔ اظہر الدین نے 2 مرتبہ کانگریس کے ٹکٹ پر لوک سبھا کا الیکشن لڑا۔ 2009 میں انہوں نے مراد آباد سے کامیابی حاصل کی۔ 2014 میں انہیں راجستھان کے ٹونک میں شکست ہوئی۔ ایک اعلان میں کہا گیا کہ ونود کمار اور ظفر جاوید تلنگانہ یونٹ کے نائب صدر ہوں گے۔ سابق رکن پارلیمنٹ اور سابق چیف منسٹر دہلی شیلا ڈکشت کے بیٹے سندیپ ڈکشت کو شہریوں اور سماج تک پہنچنے کے شعبے کا سیکریٹری بنایا گیا ہے۔ ریاستی یونٹ میں 8 نئے جنرل سیکریٹریز اور 4 نئے سیکریٹریز کو چنا گیا ہے۔ صدر کانگریس راہل گاندھی نے محمد اظہر الدین کے تقرر کو منظوری دی۔ جن نئے جنرل سیکریٹریز کو مقرر کیا گیا ان میں جگدیشور، ناگیش مودی راج، نرسا ریڈی، فہیم کیلاش، لکشما ریڈی شامل ہے۔ نئے سیکریٹریز میں درگم بھاسکر، ڈی ایلنا، وجے کمار اور بالا لکشمی شامل ہے۔ دہلی میں کسانوں کی میگا ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر کانگریس راہل گاندھی اور عام آدمی پارٹی لیڈر اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ ریلی 2 دن تک جاری رہی جس کے دوران کسان تنظیموں نے ان کے مسائل پر غور کے لیے پارلیمنٹ کا خصوصی سیشن بلانے کا مطالبہ کیا۔ راہل گاندھی نے اس موقع پر کہا کہ کسان فری گفٹ نہیں بلکہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہزاروں کسانوں نے ملک کے الگ الگ مقامات سے دہلی کے رام لیلا میدان پہنچتے ہوئے اس ریلی میں حصہ لیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ اسٹریٹ تک مارچ نکالا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ کسان قرض راحت اور اپنی فصلوں کے لیے اچھی قیمتوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مارچ کے راستے پر 3500 سے زیادہ پولیس والوں کو تعینات کیا گیا۔ آندھرا پردیش، گجرات، تلنگانہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، ویسٹ بنگال، تمل ناڈو، اتر پردیش اور دوسری ریاستوں سے کسانوں کی بڑی تعداد نے اس ریلی میں حصہ لیا۔ اس موقع پر کسانوں نے نعرے لگائے کہ انہیں مندر نہیں قرض چاہیے۔ CPIM کے جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کو پاکٹ مار قرار دیا جو لوگوں کا پیسہ چراتا ہے۔ کیجریوال نے سوال کیا کہ مرکزی حکومت کسانوں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ کئی اپوزیشن لیڈرز نے ریلی میں حصہ لیا جن میں سابق وزیر اعظم HD دیوے گوڑا، سابق وزیر دفاع شرد پوار، سابق چیف منسٹر جموں کشمیر فاروق عبداللہ اور جنتا دل یو لیڈر شرد یادو شامل ہے۔ تلنگانہ سے بھی کسانوں کی ایک بڑی تعداد نے اس ریلی میں حصہ لیا۔ ان میں وہ عورتیں بھی تھیں جن کے شوہروں نے خودکشی کی ہے۔
स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने भी एक एहतजाजी रैली की क़यादत की। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस रैली का एहतमाम किया। ये कई किसान तंजीमों की जमात है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया में इसराइल का हमला, हिजबुल्लाह और ईरानी एडवाइजर्स को निशाना बनाने का दावा। दमिश्क ने कहा दुश्मन के हमलों का जवाब दिया गया। यमन बहरान पर स्वीडन बातचीत खतरे में, अलहूसियों ने कहा दिलचस्पी नहीं रखते, एतमाद पैदा करने वाले कदम नहीं उठाए गए। ईरान जंगों को हवा दे रहा है, अमेरिका ने लगाया इल्जाम, कहा पाबंदियों से काम नहीं बना तो फौजी कार्रवाई करेंगे। थेरेसा में अर्जेंटाइन में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगी, कहा यमन जंग और खशोगी कत्ल का मसला उठाएंगी। खशोगी कत्ल और यूक्रेन बहरान के बीच ब्यूनस आयर्स में G20 कॉन्फ्रेंस शुरू, मोदी ने की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कनाडा में मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स कई गुना बढ़ गए, सरकारी फिगर्स के हवाले से रिपोर्ट जारी। दिल्ली में मुल्क भर के किसानों ने किया मोदी हुकूमत से नाराजगी का इजहार, राहुल गांधी ने कहा फ्री गिफ्ट नहीं हक मांग रहे हैं, कई अपोजिशन लीडर्स की शिरकत। अजहरुद्दीन को तेलंगाना कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, साबिक क्रिकेटर की नजरें सिकंदराबाद हल्के पर टिकी हैं। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।